यूपीएससी 2022 भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों के परिचर्चा के लिए आपका स्वागत है। मैं अरुणेश सिंह। प्रश्न संख्या 1 जो पहला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था से, त्वरित वित्तीय प्रपत्र या रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। अब देखिए, आंसर तो इसका बहुत आसान है। आंसर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या बी। लेकिन ये आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। पिछले 10-12 सालों में कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिसको हम वैश्विक संकट कह सकते हैं। 2008-9 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ, वैश्विक संकट हुआ जो अमेरिका से शुरू हुआ वो पूरे विश्व में फैला। उसके बाद 2010 से 20 का जो दशक था उसमें अमेरिका और यूरोप की जो मौद्रिक नीतियां हैं उसके परिवर्तन की वजह से कुछ देशों के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हुई। आगे उससे संबंधित प्रश्न भी हैं तो उस समय मैं बताऊंगा आपको। तीसरा, अभी कोविड के समय आपको पता है कि विश्व भर में लॉकडाउन लगा और ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे देश, खास तौर से जो छोटे देश हैं जिसको हम लोग लो इनकम कंट्री कहते हैं, उनके सामने चुनौती ये थी कि वो जो वैश्विक ऋण लिए हुए हैं उस उधार को चुकता करने की उनकी क्षमता प्रभावित हुई। अब इन परिस्थितियों को देखते हुए जो कम आय वाले देश थे उनके हित में आईएमएफ के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई और उन्हीं व्यवस्थाओं को हम यहाँ पर रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत आईएमएफ ने कुछ सुविधाएं दी हैं जिससे कि वो अपने ऋण को पुनर्गठित कर सकें। जैसे आप देखते हैं ईएमआई होता है, तो ईएमआई अगर हम नहीं दे पाते तो बैंक हमको कुछ रियायतें दे देता है, कुछ समय हमारा बढ़ा देता है। तो ठीक उसी प्रकार से उसी रूप में कुछ सुविधाएं आईएमएफ ने दिया हुआ है और इसीलिए इस प्रश्न का जो आंसर है वो है बी या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो सुविधाएं हैं ये 3 परिस्थितियों में आईएमएफ के द्वारा दी जाती हैं। एक तो नियमित व्यवस्था है, यानी कि किसी भी समय वो उपलब्ध है अगर किसी देश में घरेलू कोई समस्या होती है। दूसरा, अगर कोई बाहरी समस्या जिसको हम वैश्विक समस्या कह सकते हैं वो हो, उसके कारण कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई हो। और तीसरा, प्राकृतिक आपदा का यदि कोई देश सामना कर रहा है और उसकी वजह से ऋण अदायगी की समस्या हो, तो इन 3 परिस्थितियों में आईएमएफ इन निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं या निम्न आय वाले देशों की मदद करता है। तो आंसर इसका है बी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंकित प्रभावी विनिमय दर या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या नीर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। और दूसरा, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या रीर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार को दर्शाता है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तभी आप दे सकते हैं जबकि आपको ये नीर और रीर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो उत्तर तो मैं आपको बता ही दूंगा, पहले इसके बारे में आपको बता दूं। देखिए, सामान्यतया भारत में जब हम विनिमय दर के बारे में सोचते हैं, विनिमय दर का मतलब एक देश की मुद्रा और दूसरी देश की मुद्रा का तुलनात्मक मूल्य क्या है। जैसे अगर हम ये कहें कि $1 बराबर 75 रुपये या आजकल 78 के आसपास है,
तो $1 बराबर 78 रुपये। तो ये क्या कहलाता है? विनिमय दर। विनिमय दर किसकी? रुपया और डॉलर की विनिमय दर। अब लेकिन क्योंकि कोई भी देश एक ही देश से व्यापार नहीं करता है, विभिन्न देशों से व्यापार होता है। जब हम विभिन्न देशों से व्यापार करते हैं तब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अमेरिकी डॉलर में ही लेन देन करें। विश्व में और भी मजबूत मुद्राएं हैं, जैसे यूरो है, ब्रिटिश का पाउंड है, जापान का येन है। आजकल तो यूक्रेन रूस युद्ध के बाद रूबल ट्रेड की भी काफ़ी चर्चा है। चीन की मुद्रा युआन, जिसको रेनमिनबी भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी देश कई मुद्राओं में लेन देन करता है। अब अगर हमको ये जानना हो कि हमारी मुद्रा विश्व मुद्राओं के सापेक्ष बढ़ रही है या घट रही है, तो उसके लिए भारत में व्यवस्था ये है कि आरबीआई दो तरह की गणनाएं करता है। एक 6 प्रमुख मुद्राओं का सूचकांक बनाता है और दूसरा 36 प्रमुख मुद्राओं का सूचकांक बनाता है। 6 वाले का प्रयोग ज़्यादा हम करते हैं, 36 वाले का कम करते हैं। अब ये जब गणना की जाती है उस समय अगर हम आज का जो बाजार मूल्य है उसी को लेकर ये सूचकांक बनाएं और उससे हम विनिमय दर की गणना करें तो वो कहलाता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या अंकित प्रभावी विनिमय दर, यानी आज की दर। अब लेकिन ये जिन देशों की मुद्राओं का हम सूचकांक बना रहे हैं, इन देशों में मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा कम हो सकती है भारत के सापेक्ष। तो जब हम अपनी गणना में अपना ये सूचकांक बनाते समय मुद्रास्फीति की दरों में जो अंतर है उसको भी अपनी गणना में शामिल कर देते हैं, तो वो दूसरा सूचकांक बनता है जिसको कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो रियल या वास्तविक शब्द है उसका प्रयोग मुद्रास्फीति को गणना में शामिल करने पर किया जाता है। जैसे हम कहते हैं नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम। तो जब इन्फ्लेशन के लिए आंकड़ों को एडजस्ट कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं रियल। तो ये दो शब्दों का प्रयोग इस प्रश्न में किया गया है। अब आते हैं प्रश्न पर कि अंकित प्रभावी विनिमय दर या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। अब देखिए, जो सूचकांक होता है वो 100 से शुरू होता है, कोई भी सूचकांक 100 से। तो अगर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की वैल्यू 100 से अधिक है, इसका मतलब कि दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष रुपया मजबूत हुआ है, अर्थात रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए और आप लोग ने ये पढ़ा भी होगा कि जब रुपया कमज़ोर होता है तो वो निर्यात को बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि डॉलर मूल्य में हमारे निर्यात की वैल्यू कम हो जाती है और हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की शक्ति बढ़ती है और आयात महंगे हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि जब निर्यात सस्ता होगा और आयात महंगा होगा तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है कि वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि, यानी रुपया मजबूत हो गया। तो रुपया मजबूत हो गया तो हमारी प्रतिस्पर्धा की शक्ति बढ़ेगी नहीं बल्कि घट जाएगी, और स्टेटमेंट में लिखा है बढ़ जाएगी, इसलिए ये गलत है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि अन्य देशों में अन्य मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीड और रीढ़ के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, अपसरण का मतलब फर्क या अंतर। तो ये तो देखिए स्वाभाविक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मुद्रास्फीति
अगर ज़्यादा होगी तो नीर और रीर का अंतर ज़्यादा होगा, मुद्रास्फीति कम होगी तो नीर और रीर का अंतर कम होगा। तो जो दोनों वैल्यू के बीच का अंतर है वो इस पर निर्भर करता है कि मुद्रास्फीति की दर ज़्यादा है या कम है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से 1 और 3 हमारा करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। अब ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए, मुद्रास्फीति तो भारत जैसे देश में कई कारणों से हो सकती है, लेकिन एक जो वैश्विक कारण है या सभी देशों में होता है वो यह है मनी सप्लाई का बढ़ना। जब भी मनी सप्लाई यानी मुद्रा की आपूर्ति आवश्यकता से अधिक होती है तो उससे मुद्रास्फीति बढ़ने का खतरा होता है। और जब भी ऐसी परिस्थिति होगी तो आरबीआई की नीति क्या होना चाहिए? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मनी सप्लाई को घटाना। अब इसमें सरकारी प्रतिभूतियों की क्या भूमिका हो जाती है? जब आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है तो वो रुपए में उसका पेमेंट करता है और मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। अब यहां पर ये लिखा है कि सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई खरीदेगा, और आरबीआई अगर सरकारी प्रतिभूतियां खरीदेगा और उसका पेमेंट करेगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति या मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, तो वो तो मुद्रास्फीति को बढ़ा देगा। जबकि प्रश्न यहाँ है कि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, तो अत्यधिक है तो उसको नियंत्रित करने के लिए तो मुद्रा आपूर्ति को घटाना है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। अब देखिए, जो मूल्यह्रास शब्द है वो विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा के संदर्भ में होता है। रुपया अगर कमजोर हो रहा है यानी उसका मूल्यह्रास हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि डॉलर मजबूत हो रहा है यानी वो महंगा हो रहा है। कोई भी चीज महंगी तब होती है जब उसकी कमी हो। तो अगर बाहर से डॉलर का अंतर प्रवाह कम है और उसकी वजह से वो महंगा हो रहा है तो सही नीति होनी चाहिए कि डॉलर की सप्लाई को बढ़ाया जाए। और आप जानते हैं कि डॉलर आरबीआई के पास रिजर्व में रहता है, जिसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। तो जब भी डॉलर की कमी होगी बाजार में तो आरबीआई की सही नीति होगी कि वो बाजार में डॉलर का विक्रय करके उसकी आपूर्ति को बढ़ा दे। और जब रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, तो आरबीआई को मुद्रा बाजार में डॉलर को बेचना ही चाहिए। ये सही नीति है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 वो सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। अब देखिए, जैसे सेकंड स्टेटमेंट में मैंने कहा कि डॉलर का जो क्रय विक्रय होता है वो इस पर निर्भर करेगा कि आरबीआई क्या चाहता है या परिस्थिति क्या है। अगर डॉलर की सप्लाई कम है तो उसको बढ़ाना सही नीति है, और अगर डॉलर की सप्लाई अधिक है तो उसको कम करना सही नीति है। अब यहाँ इन्होंने कहा कि इंटरेस्ट रेट यूएस या यूरोपियन यूनियन में गिरती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पिछले 6 महीने से ये चल रहा है कि यूएस और यूरोपियन यूनियन में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। ब्याज दरें बढ़ने का असर क्या है कि जो भारत में धन निवेश किया गया था विदेशी निवेशकों के द्वारा,
बैंकों से लोन लेकर, अमेरिका के बैंकों से लोन लेकर अब उसको वापस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ ब्याज दरें बढ़ गई हैं, अब उनकी लागत बढ़ गई है। इसी वजह से पिछले 6 महीने से निरंतर आपने देखा होगा कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो भारत में शेयर बेचकर अपना पैसा निकालकर बाहर जा रहे हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा है, ये आंसर आपको मैंने दिया कि यूएसए और यूरोपीय संघ में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। लेकिन प्रश्न में क्या लिखा है, उल्टा है कि यूएसए और यूरोपीय संघ में ब्याज दर गिरती है तो गिरेगी, क्या होगा, तो उल्टा होगा। अगर गिरेगी तो वहां पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेंगे, आसानी से, कम लागत वाला, और भारत जैसे देशों में निवेश करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर का प्रवाह अत्यधिक हो जाएगा और मांग और पूर्ति में संतुलन रखने के लिए आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, जब कम होता है तो वो बेचता है, अब यहां तो ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा होगा तो वो खरीदेगा। और इसलिए अक्सर कई लोगों को ये आश्चर्य लगता है कि अमेरिका की मुद्रा नीति बदलती है तो भारत में क्यों असर पड़ता है। इसलिए क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों के माध्यम से दोनों बाजार जुड़े हुए हैं, तो आरबीआई को भी यहाँ सक्रिय होना पड़ता है। जब डॉलर का प्रवाह बढ़ता है तो अतिरिक्त डॉलर जो बाजार में है उसको वो खरीद लेता है। तो इस तरह से स्टेटमेंट नंबर 3 भी करेक्ट हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, 1 गलत है और 2 और 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहले ये आपको बता दूं कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क क्या है, तो ये प्रश्न हल करने में आसानी होगी। G20 आप सभी जानते हैं, ये विकसित और विकासशील देशों का समूह है और बहुत सारे देश कोविड के बाद विशेष रूप से ऋण अदायगी में समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक व्यवस्था की गई है जिसको G20 कॉमन फ्रेमवर्क कहा गया है। तो ये उसी के संदर्भ में सवाल पूछा गया है। पहला, यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। देखिए, ये जो व्यवस्था की गई है इसमें दोनों शामिल हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट सही है। जहाँ तक सवाल है कि ये पेरिस क्लब क्या है, तो इसका जवाब है कि पेरिस क्लब विकसित देशों का एक समूह है और ये सारे देश क्योंकि G20 में भी शामिल हैं तो इन लोगों ने इसमें सहयोग किया है। तो G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा है कि यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। आधारणीय यानी नॉन सस्टेनेबल, लो इनकम जो अर्थव्यवस्थाएं हैं या देश हैं उनको ऋण अदायगी में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इसीलिए एक व्यवस्था बनाई गई जिसको G20 कॉमन फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है और इसी का एक नाम DSSI भी है। ठीक है, DSSI। DSSI का फुल फॉर्म है डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। डेट सर्विस का मतलब ऋण की अदायगी, सस्पेंशन का मतलब उसको स्थगित करना, इनिशिएटिव का मतलब पहल। तो ये जो पूरी पहल है उसका मूल उद्देश्य इस शब्द में आ जाता है DSSI में, डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव। और इसके अंतर्गत क्या किया गया है, ऋण का पुनर्गठन कर दिया गया, यानी कि जो बकाया है जिसको नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए नए सिरे से उन्होंने, जिसको हम EMI कहते हैं भारत में, कि एक नया उसका नई व्यवस्था कर दी है कि ठीक है ये ऋण आपने नहीं दिया, आगे आप इस तरीके से दे सकते हैं। कुछ देशों ने ऑलरेडी इसका लाभ उठा लिया है, जैसे चाड, इथियोपिया, जाम्बिया। और ये सब क्यों हुआ, ज़्यादातर कोविड इसका कारण है। तो
निम्न आय वाले देशों के लिए ये व्यवस्था की गई है, तो ये भी सही हो गया। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका आंसर क्या हो गया? सी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो फिर थोड़ा तकनीकी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति सहलग्न बॉन्ड या इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स के क्या लाभ हैं। तो पहले तो देखिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। बॉन्ड का प्रयोग ऋण लेने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको ऋण पत्र भी कहा जाता है। अब ये बॉन्ड कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, भारत सरकार कर सकती है, राज्य सरकारें भी करती हैं, कंपनियां भी बॉन्ड जारी करके बाजार से ऋण प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन जब बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो उसमें 2-3 संभावनाएं होती हैं। एक संभावना होती है कि उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे 6%, 7%, 8% जो भी है, तो कंपनी उतना ब्याज देती है एक निश्चित दर पर। अब लेकिन इसमें समस्या क्या आती है कि मान लीजिए कि ब्याज कंपनी दे रही है 7%, या भारत सरकार का बॉन्ड है, भारत सरकार दे रही है 7%, लेकिन इन्फ्लेशन हो गया 8%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपको धन वापस मिला तो उसकी वैल्यू कम हो गई वास्तविक रूप में। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, हमारे धन की वैल्यू को या उसकी क्रय शक्ति को कम करता है, और इंटरेस्ट क्या करता है, उसकी क्रय शक्ति को या धन को बढ़ाता है। तो आदर्श स्थिति क्या है किसी भी निवेशक के लिए कि जो उसका ब्याज दर हो वो इन मुद्रास्फीति की दर से थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड हम कहते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड का जो फ़ायदा है वो यही है कि मान लीजिए एक तो तरीका है कि 6% फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो गया। अब इन्फ्लेशन रेट 6% से ज़्यादा हो गया तो समस्या है। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉन्ड है जो कहता है कि इन्फ्लेशन रेट +2%, इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट जो भी होगा ब्याज दर उससे 2% ज़्यादा होगी। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने घटने के साथ ये ब्याज दर भी घटती रहेगी, क्योंकि +2% उनको मेंटेन करना है। अब सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि लाभ क्या हैं इसके। तो पहला स्टेटमेंट है कि सरकार आईआईबीज के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। अब ये स्टेटमेंट सही है। कूपन दर का मतलब ब्याज दर। अब देखिए, अगर सरकार बाजार की शक्तियों पर छोड़ देती है, क्योंकि जो सरकार बॉन्ड जारी करती है तो वो ऑक्शन की विधि से जारी किया जाता है। ऑक्शन का मतलब बाजार में जो बॉन्ड खरीदने वाले लोग हैं वो बोली लगाते हैं, तो बाजार में मांग पूर्ति के आधार पर ब्याज दरें बढ़ भी सकती हैं, यानी सरकार पर ब्याज का भार बढ़ भी सकता है। लेकिन अगर उसको हम आईआईबी के द्वारा लिंक कर दें तो इसका मतलब क्या है कि अब ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो गया सरकार के लिए, क्योंकि अब मुद्रास्फीति के साथ वो लिंक हो गया और एक सीमा से ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है। सरकार इसका प्रयोग अपनी कूपन दरों को कम करने के लिए कर सकती है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि आईआईबीज निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये भी सही है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड होगा, उससे जुड़ा हुआ बॉन्ड होगा, तो निवेशकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो ब्याज दर उसी के अनुरूप अपने आप बढ़ जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है कि आईआईबीज पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते हैं। देखिए, भारत का जो कानून है उसके हिसाब से आपकी जो भी आमदनी होती है, चाहे वो ब्याज के रूप में हो, चाहे किसी लाभ के रूप में हो, हर चीज़ कर योग्य है, यानी सब पर कर देना पड़ता है। तो आईआईबीज भी उससे छूट अलग नहीं है।
तो ये कर योग्य नहीं होते, ये गलत है। तो तीसरा गलत हो गया, 1 और 2 ये सही है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। इसके बाद अगला सवाल कि भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। देखिए, ई वाणिज्य यानी अंग्रेजी में ई कॉमर्स, उदाहरण के लिए इस प्रश्न को समझने के लिए, जैसे अमेज़ॉन, जिसको हम हिंदी में अमेज़न भी कहते हैं, अब ये कंपनी क्या है, विदेशी स्वामित्व वाली है क्योंकि अमेरिकी कंपनी है। ई कॉमर्स के बिजनेस में, ई कॉमर्स का मतलब क्या हुआ कि वो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से हम बाजार में तरह तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो भारत में ई कॉमर्स को लेकर कानून बने हैं और ये प्रश्न दरअसल उन्हीं कानूनों के आधार पर पूछा गया है। अब ये पहला स्टेटमेंट है कि अपने प्लेटफॉर्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि भारत का जो ई कॉमर्स कानून है वो कहता है कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो केवल एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगी, वो खुद विक्रेता नहीं हो सकती हैं, वो खुद अपने सामान का विक्रय नहीं कर सकती हैं। तो ये गलत हो गया। दूसरा बयान है इनका कि वे अपने प्लेटफॉर्मों पर किसी अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं। किस अंश तक बड़े विक्रेताओं से, यह सीमित है। दरअसल ये भी स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा भाषा को लेकर यहाँ पर दुविधा है इस प्रश्न में, लेकिन मैं इसको जो समझ पा रहा हूँ, दरअसल भारत का कानून ये कहता है कि जो ये ई कॉमर्स कंपनियां हैं इनके पास विक्रेता कंपनी या विक्रेता का स्वामित्व ही नहीं हो सकता है। अब प्रश्न में कहा गया कि वो किसी सीमा तक हो सकता है और कानून कहता है कि नॉट अलाउड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, सीमित है। तो ये थोड़ा भ्रामक बयान जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको हम गलत मान लें तो ठीक होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों गलत हो गया। तो आपका आंसर हो गया डी, ना तो 1 ना ही 2। इसके बाद फिर जो अगला सवाल है ये थोड़ा आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट यहां भी है। निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र, अंग्रेजी में रियल सेक्टर, का निर्माण करते हैं? अब देखिए, इस पे पढ़ने के पहले प्रश्न को आपको अंतर बता दें कि वास्तविक क्षेत्र किसको कहते हैं, रियल सेक्टर किसको कहते हैं। रियल सेक्टर का मतलब होता है कोई भी वो कार्य या वो क्षेत्र जहां पर हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और व्यापार कर रहे हों, ये कहता है रियल सेक्टर। अब जो इंपॉर्टेंट बात है यहां पर समझने की वो ये है कि जो वित्तीय क्षेत्र है वो रियल सेक्टर से भिन्न है। जैसे बैंकों के द्वारा ऋण का लेन देन करना, किसी कंपनी के द्वारा बाजार में अपना शेयर बेचना या बाजार से बॉन्ड बेचकर धन प्राप्त करना, या सरकार द्वारा अपना बॉन्ड बेचकर ऋण लेना, बैंक द्वारा आरबीआई से कर्ज लेना, ये सब क्या वित्तीय लेन देन है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि वित्तीय लेन देन वास्तविक क्षेत्र या रियल सेक्टर से अलग होते हैं। अब इस आधार पर इस प्रश्न के विकल्पों को पढ़िए तो बहुत आसान है। किसानों का अपनी फसलें काटना, ये क्या है, एक उत्पादक कार्य है, वस्तु का उत्पादन है, तो ये सही है। कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना, ये भी विनिर्माण की प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। फिर किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना, तो ये क्या हुआ, वित्तीय लेन देन है, तो इसलिए ये रियल सेक्टर नहीं है। किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपया अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना, और आपको मैंने बताया कि बॉन्ड
जारी करने का मतलब है कि बॉन्ड बेचकर ऋण प्राप्त करना, तो ये भी वित्तीय लेन देन है। किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन या व्यापार नहीं हुआ, तो इसलिए ये 4 भी सही नहीं है। तो क्या है, 1 और 2 केवल सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 1 और 2। इसके बाद जो अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। अब देखिए, इसको मैं समझा दूं पहले आपको। अंतरण का मतलब होता है धन का हस्तांतरण। जैसे उदाहरण के लिए, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं तो उसमें धन का अंतरण होता है। जैसे एक अंतरण तो होता है जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, जो सामने दिखता है, सीधा सा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी कंपनी है, भारत में व्यापार करती है और लाभ कमाती है, तो निश्चित रूप से वो अपने लाभ का पूरा हिस्सा या कुछ हिस्सा अपने मूल देश को वापस भेजेगी। तो ये क्या हुआ, इसको हम कहते हैं डिविडेंड पेमेंट या लाभांश का भुगतान। तो ये क्या, प्रत्यक्ष हो गया। या जो मूल कंपनी है विदेश की, उसकी ब्रांच भारत में है, उसकी कोई टेक्नोलॉजी हम भारत में प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको पता है वहाँ पर पेटेंट की व्यवस्था लागू होगी। तो हमको पेटेंट के लिए शुल्क, जिसको रॉयल्टी कहते हैं, वो देना है। ये सब चीज़ें सिंपल हैं, दिखाई पड़ती हैं। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा गया है, इसका संदर्भ ये सब नहीं है। इसका संदर्भ क्या है कि मान लीजिए कि भारत में एक कंपनी है और एक विदेशी कंपनी आती है और उसके शेयर खरीदती है या उस कंपनी को ही खरीद लेती है। तो यहाँ पर कुछ भी असाधारण नहीं है, ये हो रहा है विश्व भर में। लेकिन समस्या जो आती है वो ये कि भारत में कंपनी है, इसका कुछ हिस्सा एक दूसरे देश में है। अब इसका जो दूसरे देश वाला हिस्सा है वो कोई तीसरी कंपनी जाके खरीद लेती है, और क्योंकि वो हिस्सेदारी किसी और देश में खरीदी गई तो उससे भारत सरकार को कोई टैक्स वगैरह मिलता नहीं है। लेकिन क्योंकि वो हिस्सेदारी किसी दूसरे देश में खरीदी गई है, तो उसके आधार पर भारत में जो उसका व्यवसाय है उसमें उसकी ऑटोमेटिकली हिस्सेदारी हो सकती है। अब ये सब जो मामले हैं ये असल विवादित रहे हैं, और पिछले दिनों चर्चा में रहा। जैसे एक वोडाफोन का बड़ा पुराना इशू चल रहा था, उसी तरीके के 1-2 मामले और आए। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कहता है कि कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य ये प्राप्त करते हैं। तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्रय विक्रय तो किसी और देश में हुआ, लेकिन स्वामित्व जो का बदलाव हुआ वो भारत में हुआ। तो ये क्या हुआ, इसी को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष लेन देन, या उसको अंतरण, अप्रत्यक्ष अंतरण, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से सही है। अब ये जो प्रश्न है ये मूलतः इस समझ पर आधारित है कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, जब भी हम खर्च करते हैं व्यक्ति के रूप में, सरकार के रूप में, किसी कंपनी के रूप में, तो हमारे व्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो व्यय जिससे किसी परिसंपत्ति का सृजन होता है, असेट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। अगर ऐसा कोई व्यय है तो उसको पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरे प्रकार का व्यय है जिसमें कि हमने
जो भी खरीदा उसको कंज्यूम कर लिया, उपभोग कर लिया, वो वस्तु समाप्त हो गई या उससे किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं हुआ, तो ऐसे को राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये चर्चा बजट के संदर्भ में भी आती है और संदर्भों में भी आती है। अब इसी पर केंद्रित ये सवाल है कि नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। अब ये सही है कि गलत है? तो आंसर है कि ये सही है, क्योंकि जब कोई भी हम टेक्नोलॉजी परचेज करते हैं, वो कोई भी करे, जैसे भारत मान लीजिए कि जो डील हुई है कि हमने राफेल खरीदा और हमने कहा टेक्नोलॉजी भी हमको खरीदना है, तो वो टेक्नोलॉजी क्या हो गई, हमारी संपत्ति हो गई, उसका प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। तो तकनीकी आधार पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदी जाती है तो वो पूंजीगत व्यय में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो दीर्घकालिक व्यय हम उसको मानते हैं। दूसरा है कि ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि राजस्व व्यय है कि पूंजीगत व्यय है, इसका आधार यह है कि हमने किस चीज पर खर्च किया, व्यय का स्वरूप क्या है। लेकिन इस सेकंड स्टेटमेंट को अगर आप देखिए तो इसमें लिखा ऋण वित्तीयन, यानी कि हमने ऋण लेकर खर्च किया, या इक्विटी वित्तीयन यानी शेयर बेचकर धन जुटाया और उससे खर्च किया। तो यहां पर गड़बड़ क्या है स्टेटमेंट में कि इन्होंने राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को कैसे परिभाषित कर दिया कि आय का स्रोत क्या है। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि राजस्व व्यय है या पूंजी व्यय है, ये व्यय के प्रकार पर निर्धारित होगा, ना कि आमदनी के स्रोत पर। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया दो। तो दो स्टेटमेंट हैं, पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल 1, ओनली ए। फिर अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। अब देखिए, पहले इसमें आपको समझा दें कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, जब भी बचत, निवेश, ये सब बातें होती हैं, तो इस उद्देश्य से कौन बचत करता है, कौन निवेश करता है, तो भारत में जो आधिकारिक आंकड़े आते हैं उसमें एक तो सरकारी क्षेत्र है, दूसरा निजी निगमित क्षेत्र है और तीसरा घरेलू क्षेत्र है। घरेलू क्षेत्र में ज़्यादातर जो व्यक्ति, परिवार वगैरह आते हैं, जैसे मैं कोई बचत करूं, आप कोई बचत करें, तो ये घरेलू क्षेत्र में आता है। अब सब सवाल ये है कि जब हम कोई धन बचाते हैं अपनी आमदनी में से, तो क्या करते हैं, उसका या तो खुद ही कहीं पर निवेश करेंगे, कोई शेयर खरीदता है, कोई सोना खरीदेगा, कोई कुछ और करेगा। लेकिन ज़्यादातर मामलों में हम अपनी बचत को बैंकों में जमा कर देते हैं, एफडी कर देंगे। अब ये जो धन बैंकों में जाता है, ये किसको प्राप्त होता है, किसको उपलब्ध है? जिसको भी ऋण की ज़रूरत है। तो कुछ ऋण तो घरेलू क्षेत्र में ही लोग ले लेते हैं, किसी को कार खरीदना है, किसी को मकान बनाना है, किसी बच्चे को पढ़ने जाना है तो एजुकेशन लोन ले लेगा। लेकिन जो घरेलू क्षेत्र की बचत होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार के द्वारा बैंकों से कर्ज के रूप में ले लिया जाता है, क्योंकि जो घरेलू क्षेत्र बचत करता है वो ज़्यादा है, निवेश करता है कम है। सरकार के मामले में उल्टा है, सरकार की बचत बहुत कम है लेकिन सरकार का निवेश ज़्यादा है, तो सरकार को उधार लेना पड़ेगा। तो उधार लेने के जो तमाम स्रोत हैं उसमें से एक स्रोत बैंकिंग भी है। तो जो घरेलू क्षेत्र की बचत बैंकों में जाती है वो सरकार ऋण के रूप में प्राप्त करती है। इसी बात को इस स्टेटमेंट में कहा गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा है कि नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। क्या मतलब हुआ उसका? देखिए, जो शब्द आया यहाँ पर, जो इसको पहले मैं अलग से आपको बता दूं, फिर आप समझ जाएंगे। सरकार जब बॉन्ड बेचकर ऋण लेती है तो
वो अलग अलग परिपक्वता अवधि के होते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल में वो 91 दिन का हो सकता है, 182 दिन का, 364 दिन का होता है, जिनको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं। लेकिन जब हम लंबी अवधि के ऋण की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड शब्द का प्रयोग होता है, और वो बॉन्ड 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल किसी भी अवधि का होता है। तो दिनांकित प्रतिभूतियों का मतलब होता है कि जिसकी मैच्योरिटी डेट फिक्स होती है, वो कहलाता है दिनांकित प्रतिभूतियां। दूसरी चीज कि जब इनको बेचा जाता है और उससे उधार लिया जाता है तो फिर दो संभावनाएं होती हैं। एक तो होता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि भाई ये बॉन्ड है, इस पर 8% हम ब्याज देंगे, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होगा। लेकिन भारत सरकार के जो बॉन्ड बेचे जाते हैं वो ज़्यादातर ऑक्शन यानी बोली लगाकर बाजार में बेचे जाते हैं, और जो बेहतर बोली लगाता है उसी को सरकार बॉन्ड बेचती है। इसका फायदा क्या होता है कि कम ब्याज पर सरकार को ऋण मिल जाता है। अब इसमें कहा गया कि ये आंतरिक ऋण का बड़ा घटक है। आपको बता दूं कि 2006-7 से एक नीति है सरकार की कि जितनी भी सरकार बाजार से उधारी कर रही है, यानी ये बॉन्ड बेचकर धन प्राप्त कर रही है, ये सब बाजार आधारित दरों पर है, अर्थात ऑक्शन की विधि से उठाया जा रहा है। तो आंतरिक ऋण मतलब देश के भीतर लिया गया ऋण, बाह्य ऋण का मतलब बाहर से ऋण। तो जितना भी घरेलू ऋण है वो सरकार कैसे ले रही है, ऑक्शन की विधि से अपने बॉन्ड को बेच कर ले रही है। तो ज़्यादातर हिस्सा मतलब 90% से ज़्यादा जो बॉन्ड है आज की तारीख में भारत सरकार के, वो बाजार दर पर आधारित हैं। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, थोड़ा तथ्यपरक था प्रश्न ये, लेकिन जिसको भी ये समझ है उसके लिए एक बहुत मुश्किल नहीं था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 बोथ, यानी दोनों करेक्ट है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। देखिए, पहले इसको मैं समझा दूं जरा सा, क्योंकि ये प्रश्न का संदर्भ जो है वो अमेरिका की नीति और उसका प्रभाव दूसरे देशों पर कैसे पड़ता है उससे है। देखिए, जो मुद्रा नीति होती है उसको अमेरिका में इजी मनी पॉलिसी और टाइट मनी पॉलिसी कहते हैं। सस्ती मुद्रा नीति, सख्त मुद्रा नीति, आसान मुद्रा नीति, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जब हम इजी मनी पॉलिसी कहते हैं, आसान मुद्रा नीति कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है और कम ब्याज दर पर आसानी से कर्ज उपलब्ध है। और सख्त मुद्रा नीति या महंगी मुद्रा नीति का मतलब होता है कि ब्याज दरों को बढ़ाया जा रहा है। जब भी अमेरिका में सस्ती मुद्रा नीति अपनाई जाएगी तो प्रवृत्ति ये होगी कि वहाँ पर ऋण की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि ऋण आसानी से और कम ब्याज दर पर उपलब्ध है। तो जो विदेशी निवेशक हैं वो क्या करते हैं, अमेरिका से कर्ज लेते हैं और उसका निवेश तमाम विश्व भर के बाजारों में करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो जब भी अमेरिका में आसान मुद्रा नीति होगी तो मुद्रा का प्रवाह अमेरिका से भारत की ओर होगा। जब भी अमेरिका में टाइट मनी पॉलिसी होगी, यानी वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ेंगी, इसका मतलब कि आसान ऋण की उपलब्धता घट रही है, तो क्या होगा कि उल्टा प्रवाह होगा। भारत में जो निवेश किया गया है उसको बेच कर वो अपना धन वापस ले जाएंगे। अब सवाल यहां पर है कि यूएस फेडरल रिजर्व की सख्त मुद्रा नीति पूंजी पलायन की ओर ले जा सकती है। पूंजी पलायन का मतलब क्या हुआ कि भारत से मुद्रा पूंजी का पलायन होगा। और आजकल देखिए पिछले कई महीनों से ये हो भी रहा है कि शेयर बाजार में गिरावट क्यों है, क्योंकि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं वो अपना धन निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में जो इजी मनी पॉलिसी थी उसकी जगह वो धीरे धीरे टाइट मनी पॉलिसी की ओर जा रहे हैं। तो अमेरिका की मुद्रा नीति में परिवर्तन वो पूंजी के प्रवाह को प्रभावित करता है।
तो कैपिटल फ्लाइट कहते हैं इसको अंग्रेजी में, तो ये सही है। भारत से अमेरिका की ओर कैपिटल फ्लाइट हो रहा है इस समय। दूसरा, कैपिटल फ्लाइट या पूंजी पलायन वर्तमान विदेशी वाणिज्यिक ऋण ग्रहण वाली फर्मों की ब्याज लागत को बढ़ा सकता है। देखिए क्या मतलब हुआ इसका। भारत की कंपनियों को ये अनुमति है कि वो विदेशों से ऋण ले सकते हैं। अब देखिए, जब वो विदेशों से ऋण लेते हैं तो डॉलर में ऋण लेते हैं, उसको भारत में प्रयोग करने के लिए डॉलर को रुपए में बदला जाता है, लेकिन जब ऋण का भुगतान करना होता है तो फिर रुपए को वापस डॉलर में बदलना पड़ता है। अब इस बीच में अगर विनिमय दर में परिवर्तन हो गया तब क्या होगा, उसी पर यह सवाल आधारित है कि अगर पूंजी पलायन हुआ तो उसका कैसे प्रभाव पड़ेगा। जैसे आजकल आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को देख सकते हैं, सामने दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए प्रश्न को मैं आसान मानूंगा कि जैसे जैसे कैपिटल फ्लाइट हो रहा है यानी कि पूंजी पलायन हो रहा है तो रुपया कमज़ोर हो रहा है। जो 74-75 के आसपास चल रहा था आजकल 77-78 के आसपास चल रहा है। अब इसका असर क्या पड़ेगा कि जब इस भारतीय कंपनी को ऋण की अदायगी करनी है, ब्याज की अदायगी करनी है, तो अब उसको उतना ही डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसकी ब्याज का भार डॉलर के रूप में नहीं, रुपए के रूप में बढ़ गया। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि पूंजी पलायन अगर होगा और उससे विनिमय दर प्रभावित होगी तो इनका ब्याज का भार बढ़ जाएगा। हमने ऋण तो पहले ही लिया हुआ है, अब तो पेमेंट करना है। पेमेंट के समय रुपया कमज़ोर हो गया तो आपको डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा रुपया देना है, तो इसी को हमने कहा ब्याज का भार बढ़ गया। तीसरा स्टेटमेंट है कि घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन ईसीबी से संबद्ध मुद्रा जोखिम को घटाता है। अब देखिए, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है। एक तो शब्द है मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, जो कि निरंतर चलता है बाजार की शक्तियों के द्वारा। अवमूल्यन का मतलब है सरकारी आदेश से एक बारगी मूल्य को घटा देना। भारत में ये 3 बार हो चुका है, एक आज़ादी के तुरंत बाद, एक 1966 में और तीसरा 1991 में। और अगर अचानक मुद्रा का अवमूल्यन हो जाए तो क्या होगा, जो ईसीबी लेके बैठे हुई हैं भारतीय कंपनियां, उनका भुगतान बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारत की मुद्रा कमजोर होने का मतलब डॉलर का महंगा हो जाना। और ये क्या कहते हैं स्टेटमेंट में कि मुद्रा का जोखिम कम हो जाएगा, जबकि वास्तविकता क्या है कि मुद्रा का जोखिम बढ़ जाता है। अगर डिवैल्यूएशन हो जाए तो मुद्रा का जोखिम, तो ये स्टेटमेंट ये गलत हो गया। तो 1 और 2 सही है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, ये थोड़ा अभी विवादों में है प्रश्न, ये कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। और फिर पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। केवल 1 राज्य, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य और 4 राज्य। अब देखिए, इस प्रश्न में समस्या कहां पर है कि जो इन्होंने लिखा कि आमतौर पर, इसको हम कैसे लेंगे। अब अगर हम ये कहते हैं कि आमतौर का मतलब हम केवल बड़े राज्यों की बात कर रहे हैं, तब तो इसका आंसर केवल जो दिए हुए विकल्प हैं उसमें केवल केरल है, क्योंकि जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, फिर असम है, फिर तमिलनाडु है, चौथे नंबर पर केरल है, फिर कर्नाटक है। लेकिन अगर हम इस आमतौर शब्द को गंभीरता से ना लें और ये देखें कि भारत के किन किन राज्यों में चाय का उत्पादन होता है, तो फिर इन चारों में ही, चाहे कम मात्रा में ही, चाय का उत्पादन होता है। अब ये विवाद इसलिए है क्योंकि जो चाय बोर्ड है, टी बोर्ड है, उसकी रिपोर्ट आती है। अब ये हम लोग मानकर अगर चलें कि भाई ये टी बोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी उसी से ये प्रश्न बना दिया गया, तो उसमें तो इन सब के नाम हैं।
अब लेकिन प्रश्न बनाने वाले जो परीक्षक ने अगर जानबूझकर आमतौर शब्द जोड़ा है तो इसका मतलब कि पूरी लिस्ट आपको नहीं देखना है, केवल जो प्रमुख राज्य हैं देखना है। तो प्रमुख राज्य में तो आंसर हो जाएगा केवल एक राज्य। तो अब ये प्रश्न बनाने वाले पर है कि उसने इस आमतौर शब्द को किस तरह से लिया है। तो इसके दो पॉसिबल आंसर हैं। अब ये तो यूपीएससी की जब आंसर शीट आएगी तभी पता चलेगा कि क्या बात है, लेकिन अगर हम आमतौर शब्द की उपेक्षा कर दें तो आंसर डी होगा। अगर आमतौर शब्द को गंभीरता से ले लें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोई निश्चित आंसर इसमें नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि ये शब्द जो है ये भ्रम पैदा कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में साख क्षमता निर्धारण एजेंसियां, जिसको कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होती हैं। तो ये तो गलत है, ये तो एक तथ्यात्मक जानकारी है। सेबी इसका रेगुलेटर है, तो एक स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए कई बार क्या होता है कि वैसे यूपीएससी में ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रश्न है कि अगर आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि नहीं, ये हमको पक्का पता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं, सेबी द्वारा है, और आप कोड में देखिए तो 3 में 111 लिखा है, केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि 1 नहीं है। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें सीधे आपका आंसर बी हो जाता। लेकिन मैं आपको बता देता हूं आगे भी। सेकेंड ऑप्शन क्या है? आईसीआरए इकरा नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। देखिए इसमें जो अतिरिक्त सूचना मैं आपको दे दूं कि भारत में क्रेडिट रेटिंग की 7 संस्थाएं पंजीकृत हैं। उसमें जो बड़े नाम हैं जैसे क्रिसिल है, केयर, इकरा, फुल फॉर्म भी आपको बता देता हूं। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। केयर का पूरा नाम है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च। इकरा इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी के साथ एक और है स्मेरा, SMERA, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेटिंग एजेंसी। फिर ब्रिक वर्क रेटिंग इंडिया। इस तरीके से कुल मिला के 7 हैं, तो प्रमुख के नाम, और ये सब की सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है कि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। तो ये तो एक तथ्यात्मक जानकारी है, ये सही है। और ब्रिक वर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। ये मैंने अभी आपको नाम बताया कि ये भी हमारी 7 की लिस्ट में शामिल है, तो ये भी सही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस प्रश्न में मज़ेदार बात यह थी कि अगर आपको फर्स्ट पॉइंट पर कंफर्म थे तो आंसर तुरंत मिल रहा था, सेकंड और थर्ड में डाउट था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 ओनली। हालांकि यूपीएससी में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन इस सवाल में ऐसा था। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में, कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। आरबीआई का गवर्नर बीबीबी का चेयरमैन होता है। आपको बता दूं कि जो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये 2016 में बना था, और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी आरबीआई के अधीन नहीं है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन स्वायत्त शासी या ऑटोनोमस बॉडी है, और एक कमेटी बनी थी उस समय, नायक समिति, उसी की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। अब क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के अधीन है तो स्वाभाविक है कि आरबीआई का गवर्नर वो इसका चेयरमैन नहीं होता है। इसकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जाती है। जब ये बना था तो विनोद राय इसके चेयरमैन थे। वर्तमान चेयरमैन उनका नाम है भानु प्रताप शर्मा।
तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये आरबीआई गवर्नर से भिन्न कोई है। तो फर्स्ट तो नहीं हो सकता है। अब देखिए मजे की बात है, इस प्रश्न में भी यही चीज हो रही है कि जैसे ही आपको पता चला कि फर्स्ट नहीं हो सकता है तो ए सी डी विकल्प अपने आप गायब हो जाते हैं, आपको सीधा आंसर मिल जाता है। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं मैं कि बीबीबी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के एक चयन के लिए संस्तुति करता है। तो बीबीबी का काम क्या है? सरकार को सिफारिशें करना। क्या सिफारिशें वो करता है कि जो नियुक्तियां की जाती हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, चेयरमैन, एमडी, डायरेक्टर्स, ये सब नियुक्तियां जो की जाती हैं वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन उस पर सिफारिश कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। इसी तरीके से जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पॉलिसीज़ हैं, कार्यनीतियां हैं, किसी भी मामले में हो, उनके बारे में बैंकों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में सिफारिशें करता है। यानी कि इसका मुख्य कार्य है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सपोर्ट करना, उनके लिए नीति निर्धारण करना, उनकी नियुक्तियों में अपनी संस्तुति देना। तो ये इसका काम है। तो अगर आप बीबीबी के बारे में कहीं से भी पढ़ेंगे एक पैराग्राफ, तो ये सब पॉइंट उसमें आ जाएंगे। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 और 3। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपको 2 और 3 नहीं भी पता था, केवल 1 पे कंफर्म थे, तो भी आपका आंसर ये टिक हो गया होता। ठीक है, क्योंकि बाकी बी सही है। अब देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और आपको पता है कि 1 गलत है, तो ये हो ही नहीं सकता। तो बड़ी जल्दी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आपको परिवर्तनीय बॉन्ड के बारे में बता दें। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। बॉन्ड आपको मैंने पहले भी बताया कि बॉन्ड एक प्रपत्र है जिसको बेचकर ऋण लिया जाता है। सरकार भी ले सकती है, कंपनीज भी ले सकती हैं, राज्य सरकारें भी ले सकती हैं। अब लेकिन जब ये बॉन्ड बेचा जाता है तो उसकी एक निश्चित अवधि होती है जिसको हम परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं। परिपक्वता पर जब कंपनियां बॉन्ड बेचती हैं तो परिपक्वता पर 2 विकल्प आते हैं। एक तो ये कि जो मूलधन था उसको वापस कर दिया जाए, यानी जो धन लिया है ऋण के रूप में उसको वापस कर दिया जाए। दूसरा विकल्प एक ये होता है कि हम धन के बजाय कंपनियां आपको उसी मूल्य के शेयर वापस कर दें। तो अगर शेयर दिया गया, धन नहीं दिया गया, तो इसी को कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड या परिवर्तनीय बॉन्ड। अब ये प्रश्न पर चलें। इन्होंने क्या कहा कि चूंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। तो ये एक तथ्य है। जो नॉर्मल बॉन्ड होते हैं उस पर ब्याज दर ज़्यादा होती है, जो परिवर्तनीय बॉन्ड है उस पर ब्याज दर कम होती है, क्योंकि इक्विटी यानी शेयर लोग खरीदना चाहते हैं, तो उस स्थिति का फायदा उठाकर कम ब्याज ये कंपनियां देती हैं। दूसरा है कि इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता या इंडेक्सेशन की मात्रा ये प्रदान करता है। अब देखिए मामला क्या है, ये स्टेटमेंट का मतलब समझिए पहले कि आपने मान लीजिए 10,000 रुपया किसी कंपनी को बॉन्ड खरीद कर दिया और 5 साल के बाद उसने आपको 10,000 रुपया वापस किया। तो क्या उस 10,000 रुपये की वैल्यू वही होगी जो 5 साल पहले थी? तो संभव नहीं है, क्योंकि हर साल मूल्यवर्धन होता है जिसका पता हमको प्राइस इंडेक्स से चलता है। तो क्या होता है कि जब हमको 5 साल के बाद हमारा धन वापस मिलता है तो उसकी वैल्यू घट चुकी होती है। अब लेकिन अगर ये परिवर्तनीय बॉन्ड हो जाए, यानी उसकी जगह हमको शेयर मिल जाए, तो इसका फायदा क्या होता है कि शेयर के मूल्य समय के साथ बढ़ते हैं, तो हमारा जो घाटा हो रहा था मूल्यवर्धन के कारण, यानी प्राइस इंडेक्स बढ़ने के कारण, उसकी काफ़ी हद तक भरपाई शेयर मूल्य बढ़ने से हो जाती है। तो इसी को इन्होंने इंडेक्सेशन या सहलग्नता यहाँ पर कहा है।
तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो सी यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। इसके बाद फिर जो अगला सवाल है तो बहुत आसान है, सीधा सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो भारत में मूल्य नियंत्रण का मुख्य दायित्व किस पर है? ये सीधा आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसमें कोई ज़्यादा पेंच नहीं है, सीधा सा सवाल था। उसके बाद आता है अगला सवाल कि नॉन फंजिबल टोकन्स NFTs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं। अब देखिए, पहले इसको समझ लें, तब आपको आसानी होगी कि ये NFT होता क्या है। देखिए, एक तो होता है किसी भी चीज़ का भौतिक स्वरूप, जैसे आपके पास 500 का नोट है तो ये मुद्रा का भौतिक स्वरूप है। किसी के पास पेंटिंग है तो वो उसका तो मूल्य होता है, तो वो भौतिक स्वरूप है। किसी के पास सोना है तो वो उसका भौतिक स्वरूप है। लेकिन जब हम उसको अभौतिक रूप में रखते हैं तो वही क्या उसको आजकल हम क्या कहते हैं, डिजिटल फॉर्म, अंकीय निरूपण है या डिजिटल फॉर्म। इसी संदर्भ में एक नाम क्रिप्टो करेंसी का आता है, आजकल बहुत चर्चा में है। अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? वो जो सामान्य मुद्रा से अलग है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को कैसे पैदा किया जाता है, वो कैसे अस्तित्व में आती है, तो वहाँ पर एक शब्द बार बार आप पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी, तो ब्लॉकचेन, यानी कि ये कंप्यूटर आधारित एल्गोरिथम का एक तरीका है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है और इसके द्वारा इसको क्रिएट किया जाता है क्रिप्टो करेंसी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जिसको पता है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, उसी से रिलेटेड ये सवाल है। तो ये दरअसल आधा विज्ञान है, आधा आर्थिक सिद्धांत है, सब मिला जुला कर है। फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो अब यहाँ जहाँ तक इस सवाल का प्रश्न है, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण या डिजिटल रिप्रेजेंटेशन को सुकर बनाते हैं, तो ये तो ठीक है कि जो NFT है वो भौतिक परिसंपत्तियों के डिजिटल फॉर्म है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। ठीक है, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है वही तरीका यहाँ भी होता है, तो इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है यहाँ भी, तो इसलिए ये भी सही है। अब तीसरा है कि उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए इनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी समस्या है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये समान मूल्य के होते हैं और इसलिए इनका वाणिज्यिक प्रयोग या वाणिज्यिक लेन देन में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जो NFT की परिभाषा है उसमें कहा गया है कि इनका प्रयोग वाणिज्यिक लेन देन के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा भिन्न है। NFT जो है वो क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा भिन्न है। किस मामले में भिन्न है कि क्रिप्टो करेंसी में हर क्रिप्टो करेंसी यानी उसकी हर इकाई का मूल्य समान होता है, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। लेकिन NFT में ऐसा नहीं है, वो आइडेंटिकल नहीं होती, एक जैसी नहीं होती हैं, और क्योंकि एक जैसी नहीं हो सकती हैं तो उसको वाणिज्यिक लेन देन के लिए उसका प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 3 को सही मानना ठीक नहीं होगा, तो 1 और 2 यानी ए सही है। कुछ लोगों ने जिसको 3 में जहाँ पर थोड़ा दुविधा है, तो कुछ लोगों ने बी को भी सही माना है, बट मेरे ख्याल से ए को सही होना चाहिए।
तो ये कुल मिलाकर 17 प्रश्न हैं। और अगर चाय वाला जो प्रश्न था तो उसको अगर हम हटा भी दें, उसको ज्योग्राफी में मान लें तो 16 प्रश्न। तो ये कुछ प्रश्न थे जो भारतीय अर्थव्यवस्था खंड से आए थे, और हो सकता है कि कुछ ज्योग्राफी की क्लासेस में भी वो चाय वाले सवाल पर चर्चा हुई हो। बहरहाल ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो भी व्याख्या प्रश्नों की गई, जो उनके उत्तर बताए गए, वो आपको पसंद आया होगा, और आपका जो भी डाउट है इन प्रश्नों को लेकर उसका काफ़ी हद तक समाधान हो गया होगा। और अब आप ये निश्चय कर सकते हैं कि आपके प्रश्न जो सही थे वो तो ठीक ही है, जो गलत थे तो कहाँ पर आपने गलती की होगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।